हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर लर्निंग जर्नी। हमारी इस जर्नी में हम क्लास 10 ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 1 पढ़ रहे थे, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। आज हम उसी चैप्टर को आगे बढ़ाने वाले हैं, जिसमें पढ़ेंगे रिसोर्सेज प्लानिंग के बारे में। ये क्या होती है रिसोर्सेज प्लानिंग? तो रिसोर्सेज प्लानिंग एक प्रकार की स्ट्रेटजी होती है जिसके अंदर रिसोर्सेज का सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। मीन्स रिसोर्सेज का इस्तेमाल इस तरीके से किया जाता है कि वो किसी एक इंडिविजुअल का डेवलपमेंट करने की बजाय पूरी कंट्री का डेवलपमेंट करे। लेकिन क्या एक रिसोर्सेज रिच कंट्री जैसे कि इंडिया, उसके लिए भी रिसोर्सेज प्लानिंग इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंस ऑफ रिसोर्सेज प्लानिंग इन इंडिया। इंडिया के अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को हम इंडिया की मैप की हेल्प से आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स जैसे कि एमपी, छत्तीसगढ़, झारखंड ऐसे हैं जहां पर कोयला और मिनरल रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं। वहीं अरुणाचल प्रदेश एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज सफिशिएंट अमाउंट में पाए जाते हैं, लेकिन वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर रिसोर्सेज जैसे कि रोड्स और बिल्डिंग्स की हमें कमी देखने को मिलती है। वहीं लद्दाख एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है, लेकिन वहाँ पर कल्चरल हेरिटेज सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है। वहीं इंडिया के वेस्ट में राजस्थान एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर सोलर और विंड एनर्जी सफिशिएंट अमाउंट में पाई जाती है, लेकिन वहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है। यानी कि इंडिया के अंदर कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहाँ पर इम्पोर्टेड रिसोर्सेज की हमें कमी देखने को मिलती है। वहीं कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो रिसोर्सेज के पॉइंट ऑफ व्यू से अपने आप में ही सेल्फ सफिशिएंट है। अब इन रिसोर्सेज की एबिलिटी के इम्बैलेंस को दूर करने के लिए और इन सभी स्टेट्स का एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो सके, इसके लिए इंडिया के अंदर रिसोर्सेज प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है। प्रोसेस ऑफ रिसोर्स प्लानिंग। ये बात हमको पता है कि इंडिया के अंदर रिसोर्स प्लानिंग की इंपॉर्टेंस है, लेकिन अब इस रिसोर्स प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए, तो इसके लिए हमें रिसोर्स प्लानिंग की कंप्लीट प्रोसेस को समझना पड़े। रिसोर्स प्लानिंग की प्रोसेस के अंदर टोटल 3 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंट्री ऑफ रिसोर्सेज, जिसके अंदर सबसे पहले सर्वे किया जाता है, यानी कि ये पता लगाया जाता है कि हमारे पास कौन कौन से रिसोर्स हैं। सेकेंड, इसके अंदर मैपिंग की जाती है, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है। थर्ड, इसके अंदर एस्टिमेशन किया जाता है, यानी कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं वो कितनी क्वांटिटी में है और इनकी क्वालिटी क्या है। सेकंड स्टेप होता है इवॉल्विंग ए प्लानिंग स्ट्रक्चर। अब हमें एक प्लान तैयार करना पड़ता है जिसके जरिए हम रिसोर्सेज का यूज करेंगे। इस प्लान के अंदर हमें एक एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है। उस टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करने के लिए स्किल मैन पावर की जरूरत पड़ती है, और इस पूरी प्लानिंग को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई इंस्टीट्यूशन हमें सेटअप करना पड़ता है। थर्ड स्टेप होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद कंट्रीज ओवरऑल डेवलपमेंट प्लान। अब पूरी कंट्री का एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए जरूरी है कि इन कंप्लीट रिसोर्सेज को हम इवनली डिस्ट्रीब्यूट करें। इस कंप्लीट प्रोसेस को हम एक एग्जाम्पल के जरिए भी समझ सकते हैं। फर्स्ट स्टेप आइडेंटिफिकेशन और इन्वेंट्री के जरिए हमें पता चलता है कि हमारे यहाँ झारखंड में कोयला सफिशिएंट अमाउंट में पाया जाता है, जबकि राजस्थान के अंदर सोलर एनर्जी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। अब हम सोलर एनर्जी के एग्जाम्पल को आगे बढ़ाते हैं। सोलर एनर्जी से अगर हमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करनी है तो उसके लिए हमें एक प्रॉपर प्लान बनाना पड़ेगा, जिसके अंदर हमें सोलर पैनल सेटअप करने पड़ेंगे। उन सोलर पैनल को सेटअप करने के लिए हमें इंजीनियर्स की जरूरत पड़ेगी, और इस पूरी प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए कोई ना कोई गवर्नमेंट एजेंसी वहाँ पर काम करेगी। इसके जरिए हम सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की गई है उसके जरिए केवल राजस्थान का ही नहीं, आसपास के स्टेट्स का भी डेवलपमेंट हो सके, उसके लिए हमें इस इलेक्ट्रिसिटी को आसपास के रीजन्स में भी डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, और इस तरीके से कंप्लीट कंट्री का एक यूनिफॉर्म डेवलपमेंट हमें देखने को मिलता है। रिसोर्स कंजर्वेशन। कंजर्वेशन से हमारा मतलब है रिसोर्सेज को बचाना। लेकिन क्यों? बेसिक सी बात यह है कि रिसोर्स ह्यूमन डेवलपमेंट में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन ह्यूमन अपने डेवलपमेंट के लिए इन रिसोर्सेज को ओवर एक्सप्लॉइट करता है, जिसकी वजह से हमें सोशल, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं। अगर हमें इन समस्याओं से बाहर निकलना है तो हमें रिसोर्सेज को बचाना पड़ेगा। रिसोर्स कंजर्वेशन के बारे में गांधी जी ने भी एक बात कही थी कि हमारे पास सभी की नीड को पूरा करने के लिए रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, लेकिन किसी के लालच को पूरा कर सके इतने रिसोर्सेज हमारे पास अवेलेबल नहीं है। गांधी जी ने ह्यूमन के लालच और उसका जो एक्सप्लॉइटिव नेचर है उसको रिसोर्सेज डिप्लेशन का एक मुख्य कारण माना था।
इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी। इसके बारे में हमारी बुक में हमसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि क्या आप कुछ ऐसे स्टेट्स का नाम बता सकते हो जो कि रिसोर्स रिच हैं लेकिन इकोनॉमिकली बैकवर्ड हैं, जबकि कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जो कि रिसोर्स पुअर हैं बट इकोनॉमिकली डेवलप्ड हैं। तो इंडिया के अंदर बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि रिसोर्स रिच हैं, जबकि इनके कंपैरिजन में दिल्ली, गुजरात और हरियाणा रिसोर्स पुअर स्टेट्स हैं। इन सब के बावजूद भी बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ ऐसे स्टेट्स हैं जो कि लेस डेवलप हैं बजाय दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के, जो कि इनके कंपैरिजन में ज़्यादा डेवलप हैं। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसको हम कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री से आसानी से समझ सकते हैं। इंडिया जो कि स्टार्टिंग में ब्रिटेन की कॉलोनी रहा था, एक रिसोर्सेस रिच कंट्री थी ब्रिटेन के कंपैरिजन में। अब इंडिया के जो रिसोर्सेस हैं उसकी वजह से ब्रिटेन इंडिया की तरफ अट्रैक्ट होता है, लेकिन ब्रिटेन के पास इंडिया के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी हाई थी, जिसने इंडिया के रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करने में ब्रिटेन की हेल्प करी थी और ब्रिटेन ने अपना डेवलपमेंट किया था। अब वापस पीछे चलते हैं। इसी तरीके से बिहार, झारखंड कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर दिल्ली, गुजरात के कंपैरिजन में टेक्नोलॉजी थोड़ी कम देखने को मिलती है, जिसकी वजह से वो थोड़े कम डेवलप हैं बजाय दिल्ली, गुजरात और हरियाणा के। अब इन सब से हमें एक बात क्लियर हो जाती है कि रिसोर्सेज किसी कंट्री के डेवलपमेंट में या किसी रीजन के डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, लेकिन केवल रिसोर्सेज से काम नहीं चलेगा। अगर रिसोर्सेज के साथ साथ टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हमें देखने को नहीं मिलते हैं तो ऐसे में उस स्टेट के डेवलपमेंट में प्रॉब्लम्स आ सकती है। लैंड। जनरली हम अपने अर्थ के सोलर सरफेस को लैंड कहते हैं, जो कि एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। लेकिन ये इम्पोर्टेंट है कि इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये ह्यूमन सेटलमेंट के लिए स्पेस प्रोवाइड कराता है। इसके साथ साथ ये वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ को भी सपोर्ट करता है। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो एग्रीकल्चर हो, इंडस्ट्रीज हो, वो सभी लैंड पर डिपेंड करती हैं। और ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम भी लैंड के ऊपर ही डेवलप किए जाते हैं, जिसकी वजह से लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है। रिलीफ फीचर्स के बेस पर इंडिया की लैंड फॉर्म को टोटल 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले नंबर पर है प्लेन्स। ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 43% पार्ट पर लोकेटेड हैं। प्लेन्स एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के लिए सबसे ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं। सेकंड नंबर पर है माउंटेन। ये इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 30% पार्ट पर लोकेटेड हैं। ये रिवर्स के फ्लो को बनाए रखने में हेल्प करते हैं, टूरिज्म को प्रमोट करते हैं। इसके साथ साथ इकोलॉजिकल बैलेंस को बनाए रखने में भी माउंटेन्स इंपॉर्टेंट है। थर्ड नंबर पर आते हैं हमारे प्लेटू, जो कि इंडिया के टोटल ज्योग्राफिकल एरिया के 27% पार्ट पर लोकेटेड हैं। यहाँ पर मिनरल्स और जीवाश्म ईंधन अच्छी खासी मात्रा में पाए जाते हैं। लैंड यूटिलाइजेशन। लैंड एक इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है जिसका यूज कई कामों में किया जाता है, जैसे कि फॉरेस्ट ग्रो करने में, फार्मिंग में, रोड्स और बिल्डिंग्स बनाने में, पशुओं को चराने में और एरिड लैंड के रूप में। अलग अलग पर्पस को फुलफिल करने के लिए लैंड का अलग अलग तरीकों से यूज किया जाता है, जिसे हम लैंड यूटिलाइजेशन कहते हैं। तो किन किन तरीकों से लैंड का यूज किया जाता है उसके बेस पर हमारी सबसे पहली लैंड आती है फॉरेस्ट लैंड। किसी भी कंट्री के इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए वहाँ की गवर्नमेंट कुछ लैंड को एज ए फॉरेस्ट लैंड डिक्लेयर कर देती है। जैसे कि इंडिया के अंदर टोटल 23.411% पार्ट जो है वो फॉरेस्ट लैंड के अंडर में आता है। सेकंड लैंड है हमारी लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन। ये वो जगह होती है जहाँ पर खेतीबाड़ी नहीं की जा सकती है। इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली बैरन एंड वेस्ट लैंड। ये वो जगह होती है जहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन खेतीबाड़ी के लिए बिल्कुल भी सूटेबल नहीं होती है, जैसे कि डेजर्ट एरिया। और सेकंड टाइप है लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूज। इस लैंड का यूज मेनली बिल्डिंग्स और रोड्स बनाने के लिए किया जाता है। थर्ड लैंड है हमारी अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। इसको फैलो लैंड से बाहर रखा गया है। ये वो लैंड होती है जहाँ पर एग्रीकल्चर की जा सकती है, लेकिन वहाँ पर एग्रीकल्चर हम कर नहीं रहे हैं। इसको मेनली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली पास्चर एंड ग्रेजिंग लैंड। इस लैंड का यूज पशुओं को चराने के लिए किया जाता है। सेकेंड टाइप पे हमारा लैंड अंडर मिसलेनियस ट्री क्रॉप्स। इसको नेट सोन एरिया के अंदर काउंट नहीं किया गया है। इसके अंदर मेनली
कमर्शियल इंपोर्टेंस के ट्रीज जो है उनको ग्रो किया जाता है, जैसे कि एप्पल ऑर्चर्ड, मैंगो ऑर्चर्ड। थर्ड टाइप है हमारी कल्चरेबल वेस्टलैंड। ये वो लैंड होती है जिसको 5 साल से ज़्यादा समय के लिए खाली छोड़ दिया गया है। अगली लैंड है हमारी फैलू लैंड है। ये वो जगह है जहाँ पर खेतीबाड़ी तो की जा रही है, लेकिन फिलहाल के लिए इसको खाली छोड़ दिया गया है, जिससे कि सॉइल अपनी फर्टिलिटी को दोबारा से रीगेन कर सके। इसको मेनली 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहली करंट फैलो, ये वो जगह होती है जिसको 1 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ दिया जाता है। और सेकंड है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड। कभी कभी सॉइल की फर्टिलिटी को रिगेन करने में ज़्यादा समय लग जाता है, तो ऐसे में वो लैंड जिसको 1 साल से ज़्यादा मगर 5 साल से कम समय के लिए खाली छोड़ा गया है, उसको हम अदर अनकल्टिवेटेड लैंड कहेंगे। अगले आती है हमारी नेट सोन एरिया। ये वो एक्चुअल एरिया होता है जहाँ पर क्रॉप अभी इस समय ग्रो की जा रही है। और नेक्स्ट आती है हमारी ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया। अगर एरिया जिसको कि 1 साल में 1 बार से ज़्यादा बार बोया जाता है प्लस उसके साथ नेट सोन एरिया को काउंट कर दिया जाता है, तो इसको हम कहते हैं ग्रॉस क्रॉप एरिया। लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया। अब हमें इंडिया के अंदर देखना है कि इंडिया के अंदर लैंड का यूज किस प्रकार से किया जाता है। अगर बात करें इंडिया की, तो इंडिया का टोटल ज्योग्राफिकल एरिया 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर है, जिसमें से केवल 93% लैंड का डाटा ही हमारे पास अवेलेबल है। बाकी 7% लैंड का डाटा हमारे पास अवेलेबल नहीं है। इस 7% लैंड के अंदर कुछ हिस्सा पाकिस्तान और चाइना के अंडर में आता है, बचा कुछ हिस्सा हमारा नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर में आता है, जिसमें असम को शामिल नहीं किया गया है। अब इस 93% लैंड का यूज हम किस तरीके से करते हैं, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पास्चर लैंड की। पास्चर लैंड जिसका यूज मेनली पशुओं को चराने के लिए किया जाता है, लेकिन इंडिया के अंदर पास्चर लैंड लगातार घटती हुई चली जा रही है। ऐसे में हमारे सामने 2 बड़ी समस्याएं आती हैं। पहला, अगर ये पास्चर लैंड ऐसे ही कम होती गई तो किसान अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे। दूसरा, इस घटती हुई पास्चर लैंड के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पहले क्वेश्चन की कि किसान अपने पशुओं को क्या खिलाएंगे। तो किसान अपने पशुओं को खिलाने के लिए पहला वो एग्रीकल्चर बाई प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि स्ट्रॉ एंड चैप। दूसरा, वो अपनी रेगुलर एग्रीकल्चर लैंड पर पशुओं को खिलाने के लिए फोडर क्रॉप्स को ग्रो करना स्टार्ट कर देंगे। अब ऐसे में इसके हमें क्या परिणाम देखने को मिल सकते हैं। पहला, इससे सीवर ओवरग्रेजिंग यानी कि ओवरग्रेजिंग को बढ़ावा मिलेगा, जिसकी वजह से ग्रास कवर लगातार कम होता चला जाएगा और सॉइल एरोजन बढ़ेगा। दूसरा, किसानों के ऊपर फाइनेंशियल बर्डन बढ़ेगा। किसानों को अपनी पशुओं को खिलाने के लिए कमर्शियल फूड क्रॉप्स को परचेज करना पड़ेगा, जिसकी वजह से उनके ऊपर इकोनॉमिक बर्डन बढ़ता हुआ चले। अब हम बात करते हैं नेट सोन एरिया की। अगर हम बात करें इंडिया के अंदर अदर अनकल्टिवेटेड लैंड को नेट सोन एरिया के अंदर ऐड कर दिया जाता है, तो इंडिया का टोटल नेट सोन एरिया 54% हो जाता है। यह 54% नेट सोन एरिया स्टेट टू स्टेट बदलता रहता है, जिसे हम इंडिया के मैप में आसानी से देख सकते हैं। इंडिया के अंदर हरियाणा और पंजाब ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर नेट सोन एरिया सबसे ज़्यादा हाई है। यहाँ के लैंड का लगभग 80% एरिया नेट सोन एरिया के अंडर में आता है, जबकि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर नेट सोन एरिया बहुत ज़्यादा कम है। वहाँ के टोटल एरिया का 20% नेट सोन एरिया के अंडर में आता है। अब हम बात करते हैं फॉरेस्ट लैंड की। तो इंडिया के अंदर टोटल 33% पार्ट पर फॉरेस्ट होने चाहिए थे, लेकिन इंडिया के अंदर 33% पार्ट पर फॉरेस्ट लैंड अवेलेबल नहीं है। अब ये 33% पार्ट पर फॉरेस्ट क्यों होने चाहिए, यानी कि इनकी इंपॉर्टेंस क्या है। पहला, इंडिया के अंदर अभी भी मिलियंस ऑफ पीपल ऐसे हैं जिनकी लिवलीहुड फॉरेस्ट पर डिपेंड करती है। ऐसे में अगर फॉरेस्ट कवर कम होता है तो उनकी लिवलीहुड उनसे छिन जाती है। दूसरा, इंडिया के अंदर इकोलॉजिकल बैलेंस को मेंटेन करने के लिए भी 33% पार्ट पर फॉरेस्ट लैंड होने चाहिए। इसके अलावा इंडिया के अंदर बैरन लैंड भी है, जिसके अंदर रॉकी, एरंड और डिजर्ट लैंड को शामिल किया गया है। और लैंड का यूज नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए भी किया जाता है,